हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और आज हम लोग लेसन 2 में डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स फार्मूलाज उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार ए पार्टिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एनर्जी E and momentum P, whereas a wave is characterized by an amplitude and a wave vector k is equal to 2 pi by lambda that signifies the डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में इस तरह किसी वेव को डिफाइन किया जाता है और पार्टिकल को इस तरह डिफाइन किया जाता है। Particles and waves exhibit entirely different behaviors. For instance, the particle and wave properties are mutually exclusive. We should note that waves can exchange any amount of energy with particles. तो हमारा particle aspect of radiation क्या है? Waves can exchange any amount of energy with particles. Now in this section we are going to see how these rigid concepts of classical physics led to its failure in explaining a number of microscopic phenomena such as black body radiation, the photoelectric effect and the Compton effect. तो particle aspect of radiation में हम लोग ये तीन phenomena को discuss करेंगे. As it turned out, these phenomena could only be explained by abandoning the rigid concepts of classical physics and introducing a new concept, the particle aspect of radiation. तो the particle aspect of radiation क्या है? Waves can exchange any amount of energy with particles. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। A black body is an idealized physical body that absorbs all incident electromagnetic radiation regardless of the frequency or angle of incidence. A black body in thermal equilibrium, that is at the constant temperature, emits electromagnetic radiation called black body radiation. एक black body है और उसमें अगर कोई भी लाइट जा रहा है, कोई भी एंगल से जा रहा है, कोई भी फ्रीक्वेंसी का जा रहा है और वो सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलेंगे। ठीक है, प्योरली ब्लैक बॉडी बोलेंगे, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कब इमिट करता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एट इशू हियर इज हाउ रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर। मैटर के साथ एक रेडिएशन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, जबकि एक वेव अलग होता है और मैटर अलग होता है, तो वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। व्हेन हीटेड ए सॉलिड ऑब्जेक्ट ग्लोज एंड इमिट्स थर्मल रेडिएशन। जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम हिट कर रहे हैं और उसके बाद हीट करने के बाद वो थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहा है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, द ऑब्जेक्ट बिकम्स रेड, देन येलो, देन वाइट। सबसे पहले कलर आया रेड, फिर आया येलो, फिर वाइट। ये क्या था? The thermal radiation emitted by glowing solid objects consists of a continuous distribution of frequencies ranging from infrared to ultraviolet. तो जब हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो रेड हो रहा है, फिर येलो हो रहा है, फिर वाइट हो जा रहा है। उसके बाद हमें एक कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ स्पेक्ट्रम मिल जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। When radiation falls on an object, some of it might be absorbed and some reflected. An idealized black body is a material object that absorbs all the radiation falling on it and hence appears as black under reflection when illuminated from outside. ठीक है, बाहर से देखने पे हमें वो black लगेगा। When an object is heated, ध्यान दीजिएगा, when an object is heated, it radiates electromagnetic energy as a result of थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो हो रहा है थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, सरफेस पे थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है।
द इंटेंसिटी ऑफ दिस रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी और दूसरा है हमारा टेम्परेचर। इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, द लाइट इट इमिट्स रेंजेस ओवर द एंटायर स्पेक्ट्रम। ठीक है, माइनर अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड तक हमें पूरा स्पेक्ट्रम मिल रहा है। एन ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग रेडिएट्स एज मच एनर्जी एज इट एब्जॉर्ब। जितना एब्जॉर्ब करता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे उतना ही इमिट करेगा। इट दस फॉलोज दैट ए ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट इमिटर ऑफ द रेडिएशन। यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, वो है कि वो रेडिएशन क्यों हो रहा है, थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है, और इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा आ रहा है। ये है हमारा एंटायर कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ स्पेक्ट्रम जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है, जो इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रावायलेट तक जा रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे 6000 केल्विन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। The rate of emission of radiant energy by unit area is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। ठीक है, rate of emission of radiant energy जो है वो directly proportional होगा fourth power absolute temperature का। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे where sigma is Stefan constant। तो अगर हमें दो टेम्परेचर दिया गया है, दूसरे ब्लैक बॉडी का अगर हमने टेम्परेचर निकालना है, द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द फॉर्मर पर यूनिट टाइम, ऐसे निकालेंगे हम T⁴ माइनस T0, where T is equal to absolute temperature of a black body and T0 is equal to absolute temperature of another black body। तो अब हम स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं उस रेडिएशन का। तो दो साइंटिस्ट ने अपना अपना लॉ दिया था, जो था विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड रेले जीन्स लॉ, लेकिन सबसे एक्यूरेट दिया था प्लैंक्स ने, जिसे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और रेले जीन्स लॉ में क्या कमी था। Wien's approximation, also sometimes called Wien's law or the Wien's distribution law, is the law of use to describe the spectrum of thermal radiation, frequently called the blackbody function. The equation does accurately describe the short wavelength high frequency spectrum of thermal emission from objects, but it fails to accurately fit the experimental data for long wavelength low frequency emission। द लॉ में भी written है। तो ये लॉ में जो था कि ये जो एनर्जी स्पेक्ट्रम हमें देता है वो शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी पे ही बैठ रहा था, और वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के लिए जो लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी एमिशन हो रहा है उस पर ये एक्यूरेटली फिट नहीं हो रहा था। तो वो लॉ था आई as a function of Vt is equal to EH nu cube divided by C square e to the power minus H nu by kBT, where I as a function of Vt is the amount of energy per unit surface area, per unit time, per unit solid angle, per unit frequency emitted at the frequency nu. T is the temperature of the black body, H is the Planck's constant, C is the speed of light and K is the Boltzmann constant। यहाँ पे हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये इक्वेशन जो है विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ही वैलिड था। Rayleigh energy density distribution. Total energy per unit volume in the cavity in the frequency interval from V to V plus dV is given by, ये था हमारा रेले का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, जो कि but the above relation does not describe the experimental trend at higher frequency। ये इक्वेशन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड नहीं हो रहा था, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसके अनुसार। द इक्वेशन does accurately describe the long wavelength short frequency spectrum of thermal emission from objects, but it fails to accurately fit the experimental data for short wavelength high frequency emission। तो विन्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए हो जा रहा था और रेले में जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए हो रहा है। तो दोनों के लिए हमें एक यूनाइट फॉर्मूला नहीं मिल रहा है जिसके लिए हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम निकल जाए, एनर्जी डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम कैसे लिख सकते हैं, रेले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 8 पाई kBT डिवाइडेड बाई लैम्डा टू द पावर 4। उसके बाद प्लैंक्स ने अपना लॉ दिया जिसे प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल डेंसिटीज है, यहाँ पे रेले जीन्स लॉ और विन्स लॉ जो है पार्शियली सेटिस्फाई कर रहा है एक्सपेरिमेंटल डाटा को। कंपैरिजन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल डेंसिटीज व्हाइल द प्लैंक्स एंड एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन मैच परफेक्टली सॉलिड कर्व, ये जो कर्व है वो प्लैंक्स लॉ का है, ठीक है, मैच परफेक्टली the Rayleigh genes and the Wien's distribution dotted curves agree only partially with the experimental distribution। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो पार्शली सेटिस्फाई कर रहा था, ये लाइन को ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, तो ये हमारा वैलिड नहीं हो रहा था रेले जीन्स लॉ और विन्स लॉ। partial experimental distribution. This failure of classical physics led the Planck to the discovery that radiation is emitted in quanta whose energy is h nu। तो यहाँ पे ये जो क्लासिकल था, क्लासिकल रिजल्ट, ये दोनों क्लासिकल रिजल्ट तो था, ये वैलिड नहीं हुआ। उसके बाद फिर प्लैंक ने अपना एक फॉर्मूला दिया जो कि था रेडिएशन इज इमिटेड इन क्वांटा हुज एनर्जी इज एच न्यू। तो चलिए उसे देखते हैं। प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। Planck succeeded in 1900 in avoiding the ultraviolet catastrophe and proposed an accurate description of blackbody radiation. Planck considered that the energy exchange between the radiation and matter must be discrete। तो ये उन्होंने कंडीशन रखा कि दोनों रेडिएशन और मैटर के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो डिस्क्रीट है। तो ये है हमारा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा, जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन कह सकते हैं। black body spectra, the spectral distribution of energy in the radiation depends only on the temperature of the body। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमें कम वेवलेंथ पे ही ज़्यादा इंटेंसिटी मिल जा रहा है। तो जैसे ही हम 6000 केल्विन पे पहुँचते हैं तो हमें कंप्लीट स्पेक्ट्रा मिल जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे वेवलेंथ λ1 है, ये λ2 है। तो आप देखिए कि वेवलेंथ जो है वो हमारा कम होते जा रहा है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेवलेंथ कम हो रहा है, इंटेंसिटी हमें बहुत मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला क्या है। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द कैविटी इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल फ्रॉम म्यू टू v plus mu plus d mu is given by u as a function of mu is equal to 8 pi h divided by c cube mu cube divided by e to the power h nu divided by kBT minus 1। तो ये है हमारा वो specified Planck's formula where for high frequency low wavelength it will approach to Wien's distribution and for low frequency high wavelength it will approach to Rayleigh जीन्स फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफाइड और एक फंडामेंटल फार्मूला हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम कैसे लिख सकते हैं, u as a function of mu is equal to 8 pi hc divided by lambda to the power 4 1 by e to the power hc by kBT minus 1। तो लैम्डा के फॉर्म में अगर हमें दिया गया है कोई क्वेश्चन लैम्डा के फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं। तो इस ग्राफ से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिल रहा है, जैसे कि ये इंटेंसिटी 1 है, ये I2 है, ये I3 है, ठीक है। ये हाईएस्ट इंटेंसिटी हमें मिल रहा है जो कि T3 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है और ये T1 टेम्परेचर पे है। और इसका वेवलेंथ क्या है, T1 का वेवलेंथ है λ1, λ2 एंड T3 का है λ3। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, सबसे पहला तो हमें ये मिल रहा है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे λ1 सबसे बड़ा है, ठीक है, तब टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहे हैं वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला मिला जो कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ठीक है। तो λ1 इज ग्रेटर देन λ2 ग्रेटर देन λ3, ठीक है। तो इसको अगर दो फॉर्म में दिया गया है, दो टेम्परेचर दिया गया है और दो वेवलेंथ है और हमें बोला गया है कि पहला दिया है दूसरा टेम्परेचर नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूला से हम दूसरा टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इंटेंसिटी में क्या हो रहा है। इंटेंसिटी में हो रहा ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इंटेंसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1
और इंटेंसिटी में भी I3 इज़ ग्रेटर देन I2 एंड ग्रेटर देन I1। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमें मिल गया इस ग्राफ से। तो इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी है जिसको हम इंटेंसिटी को I लिख सकते हैं। तो इसके दोनों के इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो I1 बाई T1 इज इक्वल टू I2 बाई T2। अगर हमें T1 दिया है, I1 दिया है और I2 दिया है और हमें T2 निकालना है तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। और स्टीफेंस लॉ से हम जानते ही हैं टोटल इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन ओवर इंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ इक्वल्स एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हमें देखा ही है पिछले स्लाइड्स में। तो इस तरीके से हम और भी फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं। हमें बस अच्छे से पुट करना है जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है उस क्वेश्चन के लिए। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। IIT जैम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डिस्कशन, जिसमें कि हम लोग को प्लैंक रेडिएशन फार्मूला को बहुत अच्छे से याद रखना है, उसका बहुत ही यूज़ होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।